रकमाबाई केस यार 2020 में हिस्ट्री का पेपर थोड़ा हार्ड था, तो अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके अगर गलत हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये सभी का ऐसा ही था मामला। कट ऑफ भी तो देखो यार, कट ऑफ क्या गई है आपकी, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, 89 गई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 89 शायद ओबीसी की थी, जनरल की शायद 90 के आसपास थी। तो इसका मतलब हार्ड आता है तभी तो नीचे जाती है ना, वरना तो आपको पता है यूपीएससी कट ऑफ कोई टाइम है ना 108 भी जाती थी, ठीक है 108 110 भी जाती थी, तो कोई बात नहीं। बताओ पहले आप इसको अटेम्प्ट करो। अच्छा आपने देख लिया क्या, कोई बात नहीं है। पहला तो आप मुझे ये बताओ टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक कौन सा है। देखो आप जब इसको पढ़ते हो तो सोशियो और रिलीजियस जब रिफॉर्म्स आप देखते हो वहाँ ही मिलता है, शेखर बंदोपाध्याय में इसका जिक्र है। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का सही हुआ था, और लोगों को बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि उन्होंने ऑप्शन भी ठीक ठाक दिए थे। तो रकमाबाई केस, रकमाबाई महिला है, उनका एक केस था। इसमें देखो मेनली देखो एक विवाद था, पुराने टाइम क्या होती थी, बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो रकमाबाई की भी छोटी उम्र में शादी कर दी। ये पढ़ना चाहती थी, ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केस इससे संबंधित नहीं था। केस था विवाह की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। बहुत दिमाग लगाया यूपीएससी ने, और ये महिलाओं की शिक्षा वाला भी डाल दिया इसमें, ठीक है ना। वो एक्चुअली जैसे ही वो उम्र होती है उसके बाद में जब पति लेने आते हैं तो वो जाना नहीं चाहती थी, कौन, रखमाबाई। तो ये बड़ा केस हुआ था, ना एनसीईआरटी में, ठीक है, ना स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है, शेखर बंदोपाध्याय में था, वहाँ से उन्होंने उठाया और डाल दिया। सर हम क्या करें, विथ ट्रू आपको मतलब बोलूँ तो यार छोड़ के आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे अगर तुक्का भी लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर इसका क्या है 2 और 3। आप तुक्का लगाओगे तो आप फिर इसको भी करके आओगे और वो गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का क्या करना चाहिए, तो इसका यही आंसर है आपके लिए कि देखो थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे मैंने बताया था विटाल विध्वंसक था और देशोर कथा था, वहाँ थोड़ा आइडिया लग रहा था, यहाँ आइडिया भी नहीं लग रहा है, तो छोड़ सकते हो। देखो आप 100 क्वेश्चन तो कोई करके आता नहीं होगा, मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन तो छोड़ के आते हो ना, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ के आते ही हो आप। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन छोड़ के आओ, लेकिन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आने में कोई मतलब वो समझदारी है, उसको कायरता नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं भी कभी 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आता हूँ, 90 95 90 95, 5-7 क्वेश्चन हर बार में भी छोड़ के आता हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने यहाँ दिया है, रकमाबाई केस था, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, दोबारा तो नहीं आएगा। लेकिन 1891 में एज ऑफ कंसेंट, भारत में जो विवाह की आयु है इससे संबंधित एक आपने ब्रह्मा विवाह एक्ट भी पढ़ा होगा 1872 वाला, वो सारे आपको प्रिपेयर करके जाने। यार मैं तो बता रहा हूँ, सोशियो रिलीजियस वाला आप रिफॉर्म्स पढ़ के जाते हो ना तो इसमें सारी चीजें आती हैं, बस ये पता नहीं वो कहाँ से उठा के लाए थे, ये उन्होंने थोड़ा सा ना, तो ये भिखाजी बनाम रुक्माबाई केस था। ध्यान रखना इसमें शिक्षा की बात नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि बात विवाह वाली थी कि भाई ये जो शादी है, शादी की बहाली की मांग की उसके हस्बैंड ने, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी छोटी उम्र में शादी थी, तो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो गया था। ये केस वैसे बड़ा था, लेकिन हमारी बुक्स वालों ने इसको इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रखा पता नहीं, आगे आएगा देख लेंगे हम, लेकिन दोबारा एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ये पता है। तो इस टाइप की कोई केस हो, आपको लग रहा है कि आप मॉक जब दे रहे हो इस टाइप का हो, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड था, लेकिन है उसी से, कॉन्सेप्ट वही है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। और देखो आपके सामने मैं स्वीकार इसलिए, मैं हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि मैंने वो बुक पढ़ी थी, मेरे तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, तो मैंने तो बुक पढ़ भी रखी है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा सही नहीं था कि मैं आपको सामने एक बहुत बड़ी बात बोल दूं, यार मैं तो सारे सही करके आऊँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो विद्वान हूँ। नहीं नहीं, कितने ही विद्वान हो, आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को जो पहचानता है और उस लिमिट में रहकर काम करता है वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला सा था तो मैंने छोड़ के आया था, ठीक है। मेरा भी ऐसा अगर मैं करता तो मैं भी गलती करता, समझ रहे हो आप। तो आप इसको देख लेना, इसको समझदारी बोलेंगे, अगर ये आप छोड़ के आ रहे हो ना तो उसको कायरता नहीं बोलेंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें छोड़ के भी आने हैं 5-7 क्वेश्चन जो जिनकी हवा ही नहीं लग रही है,
जिसमें आपका ना कोई ट्रिक लग रहा है, ना आपका नॉलेज काम कर रहा है, तो गलत करके क्यों पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन को आप अटेंड करना पॉज करके, सीधा फटाफट बता दीजिए मुझे किस टॉपिक से है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का हाश हुआ, कारण बताना आपको। कॉमन सेंस से भी कर सकते थे पहली बात तो, लेकिन अगर कॉमन सेंस से नहीं भी कर रहे हो तो आप टॉपिक कौन सा है जो आपका किसान और आदिवासी विद्रोह वाला मैंने बताया था आपको, वहां से प्लस जो ब्रिटिशर्स की नीतियां थी। किसान विद्रोह तो ऐसा, मतलब नील विद्रोह हमने पढ़ा था, पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आएगा। और ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों वाला क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक टाइम बहुत जोर दिया था कि नील उगाओ नील उगाओ, तिनकटिया प्रथा आपने पढ़ा होगा, नील विद्रोह आपने पढ़ा होगा, चंपारण किसान आपने पढ़ा होगा। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि उन लोगों को वो एकदम नील की खेती ना एकदम कम करना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन क्या है, देखो मार्केट में क्या हो गया था, एक सिंथेटिक नील आ गई थी। क्या आ गई थी, सिंथेटिक नील, कृत्रिम नील। अब वो आ गई तो फिर खेती वाले कौन पूछेगा, तो इसका आंसर था बी। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकरण होना, नील की खेती अलाभकर हो गई थी, इसलिए इसका ह्रास हुआ था। एनसीईआरटी हमारे अतीत चैप्टर 3 पेज नंबर 36 आप जाके देख सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम अंगों का निर्माण होने लगा। इसके कारण व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। समझ रहे हो ना, ये लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में था। हार्ड लग रहा होगा लेकिन एनसीईआरटी में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना, नील आंदोलन। अब देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। अब यहाँ पे आप अगर नील आंदोलन को ढंग से पढ़ के गए, ठीक है, तो आपको आगे फायदा मिलेगा। आगे वाला एक क्वेश्चन आएगा जिसमें नील आंदोलन के बारे में पूछा है। तो यूपीएससी के पास बहुत ज्यादा मतलब 1-2 इनोवेशन कर सकता है, वो 3 इनोवेशन कर सकता है, लेकिन 15 के 15 इनोवेशन नहीं कर सकता। उसको पूछने ही पड़ेंगे उन थीम से क्वेश्चन जो हमने बताई है आपको। यानी वो थीम करके चले जाते हो, 10 क्वेश्चन तो वहां से आएंगे, 10 से 12 वो करेक्ट करके आओ। नहीं आ रहा तो छोड़ो, कॉमन सेंस लग रहा तो लगाओ। ठीक है, वेलेजल ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में मैचिंग में पूछा था। ठीक है, तो हमने चलो 19 से किया तो हम तो देख नहीं पाए उस क्वेश्चन को। आपने अगर वो बुक ली है तो उस बुक में आपको जो 11 ईयर्स की हमारी पीवाईक्यू की जो एक्सप्लेनेशन वाली बुक है उसमें विस्तार से हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो इंसान 2018 वाला ये पढ़ के गया वो तो इस क्वेश्चन को फटाक से उड़ा देगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, क्योंकि प्रशासन में प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब ये है प्रीवियस का फायदा। मैं उस साल जब कर रहा था मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। क्यों, क्योंकि मैं 2018 वाला देख रखा था। जिन जिन ने देख रखा था उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो ये चीज़ है, ये प्रीवियस का ये फायदा है। मैं आपके सामने इतने प्रूफ ला दूंगा कि आपको ये जो क्लासेज है ना, ये एट द एंड आपको ऐसा लगेगा यार ये इतनी बेनिफिशियल है कि आप सोच नहीं सकते। बस आप तो इनको ले लेना, थोड़ा बोरिंग भी लगे तो भी ले लेना, क्योंकि हो सकता है यार बोरिंग का ऐसा है कि हमारे पास है ना वो अन्य शिक्षकों की तरह वो स्किल तो है नहीं कि हम आपको कुछ बीच में पढ़ाते पढ़ाते कुछ और बातें बता दें। नहीं, काम करो, इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें एग्जाम भी देना है। समझ रहे हो, फटाफट। इवन अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लग रही है तो मैं तो 1.5 पे वैसे भी देखता हूँ। ठीक है ना, जब भी मैं किसी के वीडियोस देखता हूँ मुझे लगता है धीरे बोल रहे हैं, तो 1.5 टू खत्म करो ना अपना क्लासेस। ठीक है, ये लो। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 2018 में भी यूपीएससी ने पूछा। इस कॉलेज को बाद में बंद करना पड़ा। इस कॉलेज को बाद में बंद करना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत में ऐसी कोई संस्था हो। वो चाहते कि इंग्लैंड में ही उनका प्रशिक्षण हो। ठीक है,
हमें क्या देखना है, जब पूछा था तो उसमें एक ऑप्शन था आर्थर वेलेजली। देखो ये कौन था, लॉर्ड वेलेजली, जिसने स्थापना की थी। 2018 में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें उन्होंने दिमाग लगाया, वेलेजली सेम था, एक का नाम आर्थर वेलेजली है, एक का लॉर्ड वेलेजली है। वो यार आप बुक में देखो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन उसको ढंग से कर रखा है, वहां देख लेना। यहाँ क्या करना है, इसके अलावा अब यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं बार बार, वो देखो 1802 में बंद, ये मैंने लिख रखा है। अन्य, ये जो मैंने लिखे हैं सारे यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। 1781 में मदरसा की स्थापना कोलकाता में की थी वारेन हास्टिंग्स ने। 1791 में 10 साल बाद में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। अभिज्ञान संकुतलम गीत गोविंद का अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। 1785 में चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद हेल हेड ने जेन टू लॉज नाम से किया। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 के आसपास किसने की थी, बेथुन और विद्यासागर ने। तो विद्यासागर इसके प्रिंसिपल भी बने थे, महिला शिक्षा से संबंधित थी। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको दिमाग में आ गया होगा, यूपीएससी ने आगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक बेथुन कॉलेज से संबंधित था। ये जब आप पढ़ते हो ना संस्थाओं की स्थापना वाला, सामाजिक धार्मिक सुधार, उसमें मिलता है ये आपको, या ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें मिलता है आपको ये। डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1820 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था, मैंने आपको ये रट के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उलगुलान के बारे में पूछ लिया, ये शब्दावली है। जब आप किसान, पहली बात बताओ टॉपिक कौन सा है, किसान और आदिवासी विद्रोह। आप पढ़ के जाओगे एक क्वेश्चन सही होगा आपका, एक नहीं दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो उलगुलान जो पढ़ के गए थे उन्होंने फटाक से देख लिया। और कल मैंने आपको शब्दावली बताई थी, याद है क्या आपको? शब्दावली में मैंने बताया था मुंडा विद्रोह के बारे में, जो 19 वाला पेपर डिस्कस किया था उसमें, या इस साल, अच्छा 2020 में ही किया है तो हमने उलगुलान वाला, तो ठीक है। पढ़ के जाओगे एक क्वेश्चन मिलेगा। अब इन सब के बारे में आप डिटेल से ना, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में आपको करना है, ठीक है। तो आंसर आप सभी का सही होगा, ये तो मुझे पता है। यहाँ हमने ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है कि जो मुंडा विद्रोह था 1893 से लेकर 1900 के बीच में, टाइम पीरियड याद रखना है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, एरिया नागपुर और रांची क्षेत्र वाला। देखो खूंट कट्टी और मुंडारी मुंडो, इसको बोलते थे सामूहिक खेती। तो पूछ सकता है यूपीएससी सामूहिक खेती को क्या बोलते हैं, क्योंकि 2020 का 4 साल हो गई हैं। इसको महान हलचल या महान विद्रोह बोलते हैं, सरदारी लड़ाई भी इसको बोलते हैं। बिरसा मुंडा ने कहा कि आप सिंह बुगा, जो उनका लोकल देवता था, उसकी पूजा करो। उन्होंने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों, ईसाइयों, दिक्कू मतलब जो विदेशी थे उस एरिया में, जो वहां के जो मूल निवासी थे, उनके अलावा जो लोग थे उनको दिक्कू बोलते थे, वो दिक्कू। ठीक है। बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया। 1900 में उनकी मृत्यु हो गई हेजे से। तो लड़ाई वड़ाई से युद्ध नहीं हुई थी, जेल में शायद हेजे से उनकी मृत्यु हो गई थी। एकेश्वरवाद की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। मुंडा विद्रोह के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून द्वारा किसानों को राहत दी। वो हर में होता था, हर विद्रोह के बाद में वो थोड़ा सा कोशिश करते थे कि शांत किया जाए। हाँ जी, नील विद्रोह है, टाइम पीरियड देख लो 1860। कल को कोई कालक्रम वाली कोई घटना पूछ ले, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, समझ रहे हो। तो ये नील से वो तंग आ गए थे, उनको नील उगानी पड़ती थी, नील से खेत भी मतलब बंजर हो रहे थे, प्लस उनको इतना फायदा भी नहीं हो रहा था। नेता कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल, ये सारे इसके क्या थे? नेता थे। 1860 में एक नील आयोग की नियुक्ति की गई।
नील आयोग ने सुझाव दिया कि किसानों को नील खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो, आंदोलन को ईसाई मिशनरियों का समर्थन प्राप्त हुआ। नहीं पढ़ के जाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको यार ईसाई तो क्यों ही समर्थन करेंगे, किया था। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि दोबारा पूछे और ऐसी लाइन हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। शिशिर कुमार घोष ने नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू पेट्रियट एक समाचार पत्र था, उसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया। यूपीएससी ने पूर्व वर्षों में इस पे प्रश्न पूछा है, नील दर्पण पे यूपीएससी ने पहले प्रश्न पूछा है, और टाइम पीरियड वाला प्रश्न पूछा था कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो आप सोच लो, किसी इंसान ने इस विद्रोह का जिक्र किया है तो वो 1860 के बाद में तो होगी ना, 1860, 1861, 1862 तो होगी ना। तो वो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। अब आपको ये पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र में, देखो कितने लोगों ने समर्थन किया है, ठीक है, ये पूछ सकता है यूपीएससी। द बंगाली ने भी किया है, द बंगाली अखबार ने भी इसके बारे में विस्तार से लिखा। किसानों का पहला सफल विद्रोह था, शांति से हुआ, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, और हिंदू मुस्लिम एकता, अनुशासन की भावना भी इसमें इंपॉर्टेंट रही। फिर मोपला ऑप्शन में था। देखो यार, हमने यहाँ क्या किया, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। मोपला, तो आप इसको पढ़ के देना, मोपला जो मुस्लिम किसान थे केरल के, उनको मोपला बोलते थे। बंटाईदार मुस्लिम कृषक। मोपला विद्रोह नंबूदरी और नायर जातियों के हिंदू जमींदार जैनमी, हमने पढ़ा था शुरुआत में, आपको याद आ रहा हो तो। और अब मोपला विद्रोह दो हुए थे, एक तो 1836 में हुआ था, और फेमस जो हुआ था 1921 में हुआ था। इसने बाद में एक सांप्रदायिक रंग ले लिया था हिंदू मुस्लिम वाला, जिस वजह से ये काफी बदनाम भी रहा। एक ही ध्यान रखना, पोडन्नूर ब्लैक होल घटना, ये इसी विद्रोह में हुआ था कि अंग्रेजों ने जो मोपला विद्रोही हैं उनको एक रेल के डिब्बे में भर दिया। सांस घुटने से लगभग 66 मोपलाओं की मृत्यु हो गई। याकूब हसन, अली मुसलियार, मोइनुद्दीन कोया, कुन मोहम्मद हाजी, ये सब मोपला नेता थे। तो पूछ ले मोपला नेता कौन से थे, ठीक है। आगे जाके इसने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रूप ले लिया था, तो ये विद्रोह थोड़ा बदनाम हो गया था फिर, ठीक है। प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ जी, पहली बात तो टॉपिक कौन सा है, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, टॉपिक भी सोचिए, बार बार सोचोगे तभी पढ़ते टाइम ध्यान में रहेगा हमें पढ़ना क्या है। अगर आप राजाओं को ढंग से करके जाओगे तो उनके दरबारी कवियों को भी ढंग से करके जाओगे। आप साहित्य को ढंग से करके जाओगे आजकल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रहा है साहित्य पे, तो या तो जब राजा महाराजा पढ़ो तो उनके जो दरबार में कवि हैं उनको ढंग से पढ़ लो, या फिर यार साहित्य जो भी है ना, एंसेंट मिडाइवल मॉडर्न का कोई भी बुक देखते हो ना, जैसे जो बुक मैंने बताई है आपको, उसमें क्या है कि सारणियां बना के दी हुई है कि किसने क्या लिखा। ऐसे ही है ना, आप भी क्या कर सकते हो कि जिस भी बुक से पढ़ते हो तो जो साहित्य इंपॉर्टेंट जो कवि रहे हैं, दरबारी कवि, उनको आप आसानी से उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब इन्होंने क्या कहा है, कोई किताब तो नहीं पूछी बट टाइम पूछा है कि पाणिनि पुष्यमित्र सूंग से संबंधित था। लेकिन आप किसी भी एनसीईआरटी को देखते हो, ये तो एनसीईआरटी में भी, कि पाणिनि है ना सबसे पुराने जो हमारे जो साहित्यकार थे उनमें से पाणिनि एक, बहुत ज्यादा पुराने, पुष्यमित्र सूंग से संबंधित ये नहीं है। पुष्यमित्र सूंग से संबंधित कौन है? पतंजलि, ठीक है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, बताओ आप। यहां इन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन से संबंधित नहीं था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? बाणभट्ट।
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सही है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। केवल 3। अब मैंने यहाँ एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन आपको क्या करना है, ये तो नहीं पूछेंगे दोबारा, तो आपको क्या करना है, कोई भी राजा है उसके दरबार में कोई इंपॉर्टेंट, चाहे साहित्यकार, कवि, चित्रकार, जो भी रहा है ना यार, उसको ढंग से समकालीन वाला ये बैठता है। देखो मैंने आज दूसरी साल का, मैं 2020 का करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दिखा दी ना। पिछले साल संत निम्बरकाचार्य, आपको याद आ रहा होगा, सेम टू सेम तो ये था, समकालीन वाले तो पूछा था। तो पाणिनि, इनका जन्म ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, समझ रहे हो। और पुष्कलावती, खैबर पख्तूनवा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना, जो पाणिनि की रचना, उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। इसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी पतंजलि ने, जिसका नाम था महाभाष्य। ठीक है, शॉर्ट भी डिटेल है। अब पुष्यमित्र सुंग, देखो ये क्या था, पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, जो अंतिम मौर्य शासक था उसकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मणवादी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी उसी टाइम की रचना हुई थी। शुंग काल में ही सांची के स्तूप को ईंट की जगह पत्थर से संवर्धित किया गया था। आपको कैसे ये बात तुम्हें पता है, कैसे पता चली, 2019 में हमने डिस्कस किया था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में जो नायक अग्निमित्र है, देखो मालविका और अग्निमित्र, तो जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा ही था। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में भी पूछा था। अब बताओ आप, यूपीएससी के पीवाईक्यू की महत्व क्या है, वो ये महत्व है, हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि इस महत्व को आप भी स्वीकार करें और स्वीकार करके उस पर काम करें। तो आपको क्या होगा कि फिर निश्चित रूप से नया सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से 100%। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी। तो यार बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा हार्ड मामला है नहीं। संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है अमर कोश को। तो यार क्या होता है कि जब हम ये बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर्स, तो लोग सोचते हैं कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है सर, प्रीवियस ईयर्स से क्या ही होता है। प्रीवियस ईयर्स का जो महत्व है ना, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स में सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये। मेंस में तो चलो नहीं है, प्रीलिम्स में सिलेबस ही नहीं है, तो क्या पढ़ोगे, वो कैसे पता चलेगा। एक शिक्षक पे आप विश्वास, अब जो हिस्ट्री की कोचिंग चलाता है उस पर विश्वास नहीं कर सकते ना, उसको तो उसको सब कुछ आता है, वो पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम निकालनी है, 1 साल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ गए, तो आपको मास्टर ऑफ नन होना है, जैक ऑफ ऑल होना है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता हो। चंद्रगुप्त द्वितीय की मैं अगर बात करूं तो उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न कौन कौन थे, कालिदास, बेताल भट्ट, घट करपरी जो कूटनीति के था, शंकु वास्तुकार, क्षपनक फलित ज्योतिष, वर रुचि व्याकरण, अमर सिंह कोशकार, धनवंतरी चिकित्सक, और फलित ज्योतिष का प्रणेता वराह मिहिर, ये भी इन्हीं के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। अमर सिंह आ गया ना, तो हर्षवर्धन गलत हो गया। फिर हर्षवर्धन के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, टाइम पीरियड देख लो। थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। कौन सा वंश, पुष्यभूति वंश। टाइम पीरियड देख लेना। क्यों बता रहा हूं आपको, आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। यार यही है, मतलब अब मैं बार बार बोलूंगा तो आप सोच रहे हो कि सर आपने ना क्लासों में आधा टाइम तो ये बताने में लगा दिया कि देखो ये करना है, ये करना है। वो इंपॉर्टेंट है यार। हर्षवर्धन के काल ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने सीयू की, कौन सी, सीयू की एक ग्रंथ भी लिखा था। हर्षवर्धन उच्च कोटि का कवि भी था। इसने 3 ग्रंथ लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इसके दरबार में कौन रहता था, बाण भट्ट, जिसने 2 ग्रंथ लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका वर्णन रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख।
दूसरे साल में पढ़ रहे हैं, दूसरे साल में वो चीज़ें रिपीट होने लग गई। तो ये है प्रीवियस ईयर्स का कमाल। मैं किसी दिन आपको इसी पर भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपको याद आएगा फिर कि हाँ सर बोल रहे थे। अब कालिदास के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने 4 नाटक व 4 काव्य व 3 नाटक लिखे। ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको बोलते हैं वैदर्भी शैली। कौन सी शैली में वो लिखते थे? वैदर्भी शैली। तो अब देख लो उनके द्वारा रचित खंड काव्य तो हैं 2, ऋतु संहार और मेघदूत। कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं, और 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम। इनको भी आपको देखना है, क्यों? कभी पूछ सकता है। जैसे ऋतु संहार में किसका वर्णन है, मेघदूत में किसका वर्णन है, कुमार संभव में किसका वर्णन है, रघुवंश में किसका वर्णन है, मालविका अग्निमित्र में हमने पीछे देखा भी था कि मालविका अग्निमित्र में शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा। ये अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। नाम से पता चल रहा है विक्रम वर्षियम, विक्रम और उर्वशी, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला। ये आपने स्टोरी सुनी होगी बहुत बार, वो भूल जाता है फिर दुष्यंत, ठीक है। फिर वो एक अंगूठी होती है, वो एक मछुआरे के पास मिलती है, ऐसा एक स्टोरी आपने सुनी होगी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ी जानकारी और है। देखो टाइम पीरियड देख लो, 375 से 415। समुद्रगुप्त से पहले था या बाद में? लगाओ दिमाग। पहले बताया था मैंने, उसका टाइम पीरियड 370 के आसपास था, ठीक है ना। तो इससे तो क्या हो गया, पहले हो गया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके टाइम एक यात्री आया था जिसका नाम था फाइयान, जिसने एक ग्रंथ लिखा था फोक क्यू की, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फाइयान किसके टाइम आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। लेकिन इसने अपने ग्रंथ में कहीं भी राजा का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी राजा का जिक्र नहीं किया है। और उसने कहा था कि जो समय का टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था, शांति थी, ठीक है। एक पीछे क्वेश्चन में था, ऐसी बातें जिक्र हुआ है। करो अटेम्प्ट। टॉपिक जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है ना। आपको सच बता रहा हूँ, 5 साल के बाद में जब आप ये देख लोगे ना, तो आपको पता है क्या लगेगा कि यार इतना ईजी है क्या हिस्ट्री, हमें यही टॉपिक पढ़ के जाने हैं क्या? विद प्रूफ दिखा रहा हूं। हाँ जी, तो देखते हैं। प्रिव्राजक, नाम से पता चल रहा है, परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रमण, श्रमण, हाँ जी। एक चीज ध्यान रखना, पीछे वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने उपोसत लिख दिया था उसको, वो उपासक था। वो क्या था? उपासक था, जो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। उसको चलो अपन करेक्ट कर देते हैं अभी। चलो एक बार एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो गृहस्थ रह के घर में रहकर भी बौद्ध धर्म की मतलब अनुयायी रहता है। ये श्रमण देखो आप, श्रमण का मतलब है उच्च पद प्राप्त पुजारी। पहली बात तो ये किससे संबंधित था? बौद्ध भिक्षु से संबंधित है, पुजारी से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे इसको डिलीट करोगे आंसर आ गया। पहले ही मजे थे, एक चीज का नहीं पता होता था, उसको डिलीट करो आंसर आ जाता था, ठीक है। वैसे आप करेक्ट कर लोगे मुझे ऐसा लग रहा है। चलो आप कहो तो मैं चला ही जाता हूँ फिर वहां पर ही। ये एक्चुअल में ये उपासक था, इसको मैंने उपोसत लिख दिया, ये गलत है। ये उपासक, जो गृहस्थ जीवन जीने वाला बौद्ध भिक्षु, जो साधारण भिक्षु होता था। श्रमण ये रहा, यहाँ कोई पुजारी उजारी नहीं लिखा हुआ है। प्रवर्ज्या प्राप्त भिक्षु, जो साधारण भिक्षु होता था ना, उसको बोलते थे, पुजारी उजारी नहीं होता था।
तो ठीक है, आंसर सेकंड गलत था और सारा सही है। 2016 में भी पूछा, सेम टू सेम चीज है ना, यूपीएससी ने 2016 में पूछी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, प्राचीन राजवंश, पहली बात तो आपको टॉपिक देखना है कि ये किससे संबंधित है। देखो यहां लिखा हुआ है गुप्त राजवंश, तो गुप्त राजवंश से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक मैंने शब्दावली भी बोला था आपको, शब्दावली या स्थान आप इसमें ले सकते हो। तो आप जब गुप्त काल पढ़ रहे हो तो उनका ट्रेड आप पढ़ोगे, उनका व्यापार आप पढ़ोगे। व्यापार वो किससे, कौन से बंदरगाह से करते थे, तो ये लो घंटसाला, कंदूरा, चोल, सारे के सारे क्या थे, बंदरगाह थे। ठीक है, अब देखो घंटसाला और कंदूरा तो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख था। घंटसाला बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का केंद्र भी था। तो आगे कभी पूछता तो आपको उसको गलत नहीं करना है। चोल कहाँ था, चोल है महाराष्ट्र में, और टोलेमी और पेरिप्लस ये रोमन लेखक हैं, इन्होंने भी इसका वर्णन किया। ये मध्यकाल तक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में बना रहा। अन्य बंदरगाह कौन से हैं, बेसिन, खंबात, दाभोल और जंजीरा। नीचे मैंने लाल अक्षरों में क्या लिखा है, अन्य बंदरगाहों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन टाइम्स। ये बुक देखो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। और अगर आप किसी और बुक से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा कुछ बंदरगाह और हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि यार अब बंदरगाह का क्वेश्चन दोबारा गलत हो जाए तो उससे ज़्यादा ब्लंडर नहीं हो सकता हमारे लिए। ठीक है ना, देखो ताम्रलिप्ति, हालांकि यूपीएससी ने एक बार ताम्रलिप्ति के बारे में पूछा भी है। ताम्रलिप्ति कहाँ है, बंगाल में, और यहाँ से कहाँ के लिए ट्रेड होता था, चाइना, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया। आपने उत्तरापथ और दक्षिणापथ पढ़े होंगे, तो उत्तरापथ है ना, उधर से नॉर्थ वेस्ट से आकर ताम्रलिप्ति तक ही जाता था। ठीक है, बढ़ौच जिसको भरूच भी बोलते हैं, ये पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के लिए काम आता था। पैठन या प्रतिष्ठान, ये वैसे कोई बंदरगाह नहीं था, ये एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, सातवाहनों से संबंधित था। दाभोल, ये मुगल काल में एक प्रमुख बंदरगाह था जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ का। कावेरीपत्तनम, या जिसको आप पुहार भी बोलते हो, अब जैसे मैंने पुहार लिखा है आप लोग काफ़ी खुश हो रहे होंगे क्योंकि 2023 में एक क्वेश्चन आया जिसमें पूम पहाड़ क्या था, ऑप्शन में था। अब देखो यहाँ ढंग से प्रिपेयर करके जाते हैं जैसे मैं करके गया था तो ये मेरा सही हो गया, समझ रहे हो आप। तो ये प्रीवियस ईयर्स की जो ताकत है ना वो ये आपके सामने मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, नागपत्तनम, ये थोड़ा सा लिखने में क्या है, मेरी राइटिंग तो ठीक नहीं है लेकिन आप शब्दों पे ध्यान दे देना। नागपट्टनम, ये आपका जो कोरोमंडल वाला तट है वहाँ पर एक बंदरगाह है। बसीन या बेसिन जिसको बोलते हैं, ये मराठाओं के समय का एक प्रमुख बंदरगाह था। सालियूर, ये पांड्यों के समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उरेयूर, ये चोलों के समय का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इधर कुछ और भी हैं, अरिकामेंडू, ये चोलों के समय का। करूर, चेरों के समय का। कोरक्कई, पांड्यों के समय का। और मुजरिस, चेरों के समय का। मुजरिस तो बहुत चर्चा में रहता है, करंट अफेयर में रहता है। प्रोजेक्ट मुजरिस जो केरल सरकार का था, या भारत सरकार ने इसको वापस से मतलब पुनरुद्धार के लिए जो चलाया था, तो चर्चा में भी रहता है। अब सर हमें याद कैसे रहेंगे, अरे भाई राजवंश तो पूछ भी नहीं रहा है, वो तो नाम पूछ रहा है कि ये चीजें ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, इतना ही तो पूछ रहा है, समझ रहे हो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि यार आपको राजवंश पूछ लें तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, इसको अटेम्प्ट करो। हालांकि अरे ये तो आउट हो गया पेपर, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने मुझे पता है देखा नहीं है आंसर, और इसको अटेम्प्ट करो।
अटेम्प्ट आप पॉज करके कर सकते हो। मुझे आप एक बात बताओ कि ये किस टॉपिक से, किस थीम से जो हमने डिस्कस की थी, थीम कौन सी है? प्रसिद्ध स्थल वाली। जब भी आप कोई राजवंश पढ़ रहे हो तो उनकी राजधानियां, देखो होता क्या है, वर्तमान में जो शब्द है ना, प्राचीन में वो काम में नहीं आते थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जैसे भीलसा, दार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। पहले तो एक बात बता दूं, ये सारे के सारे जो शब्द है ना, अगर आप प्रीवियस उठा के देखोगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो भीलसा कहाँ है, दार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर, सारे किसी न किसी राजवंश की राजधानी या उनसे संबंधित रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तो दिखते हुए गलत लग रहा है दार समुद्र, क्योंकि ये कर्नाटक में है, ठीक है। होयसेल वंश आप जब पढ़ोगे, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ ना कि यार आज अब देखो राजवंश पे क्वेश्चन पूछने लग गई यूपी से, तो उनके स्थान भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनके पॉलिटिकल सेंटर कौन से थे, ओके। तो आपने इसका आंसर इतने में कर दिया होगा, टॉपिक मैंने बता ही दिया है, केवल एक और तीन। भीलसा सही है और गिरिनगर सही है। थानेश्वर उत्तर प्रदेश, आपको मैंने अभी क्या बताया था, अभी पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था अपन ने, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन था, वो हरियाणा में आता है। कहाँ आता है? हरियाणा में। अब देखो आप, ये जो बेसनगर है ना, देखो इसका नाम क्या होता है, एक ही जो सिटी होता था उसके 3-4 नाम होते थे। जैसे विदिशा है, भीलसा इसको बोलते हैं, इसको बेसनगर भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बेसनगर लिखा है, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आनंद आ गया, क्यों? 2023 में एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन था बेसनगर। बेसनगर क्यों प्रसिद्ध है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो जो इंसान, अब देखो कुछ बोलते हैं ना कि सर प्रीवियस ईयर्स तो फेल हो गए, ये हो गया। 2023 में हमें बहुत बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर आपकी बुक थी ना, उससे बहुत फायदा हुआ। ये देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक है। ये हमारी बुक में भी सेम ही है, ऐसे ही, और ये 2023 में आया भी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है भीलसा, वर्तमान नाम है इसका विदिशा, से 3 किमी दूर बेसनगर, ये सुंग, नाग, सातवाहन और गुप्तों के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। सम्राट अशोक अपने पिता के समय में विदिशा के ही गवर्नर थे। ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो। इसका उल्लेख कालिदास के मेघदूत में भी मिलता है। मैंने कालिदास के अभी आपको सारे नाटक, उनके जो महाकाव्य, खंड काव्य सारे आपको बताए थे। इसके बाद में सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जो 2023 वाला जो क्वेश्चन था वो इसी कॉन्सेप्ट पे था कि 14वें वर्ष में तक्षशिला के जो यवन शासक है एंटियालकिड्स, उसके एक राजदूत थे हेलियोडोरस। इन्होंने क्या था, जो विदिशा थी वहां पर वासुदेव मतलब वैष्णव संप्रदाय के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, समझ गए। अब आ गया आपका दार समुद्र। देखो दार समुद्र है ना, ये वैसे कर्नाटक के हासन जिले में, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी था ना कि यार ये होयसेल राजवंश से संबंधित है, और होयसेल राजवंश है वो कहाँ पे, तो साउथ में कर्नाटक वाला पार्ट था। हल्लेबीड आपने नाम सुना होगा, आपने बेलूर नाम सुना होगा, हल्लू नाम सुने होंगे, ये वहाँ से संबंधित है। तो दार समुद्र या हल्लेबीड एक ही चीज़ है। ऐतिहासिक रूप से इसको दार समुद्र कहा जाता था। होयसेल साम्राज्य की राजधानी बन गया। अब आपको इसको और ढंग से करके जाना है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी यही नहीं रुकेगा, यहाँ की अगर इंपॉर्टेंट कोई आर्ट एंड कल्चर वो पूछ लेगा, ठीक है। होयसेल है तो आपको पता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में जब आक्रमण किए थे मलिक काफूर के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये होयसेल है, वारंगल है, काकतीय, यादव, उन सबको उसने अपने कंट्रोल में लिया था, पांडे। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और दक्कन के पठार में तेलंगाना पर इन्होंने शासन किया था। और यहाँ पर ये जो बेलूर है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। इनमें से अगर कोई यूनेस्को साइट में है तो वो भी आप देख लेना, ओके। यार इतना विस्तार से हम एक्सप्लेन करके लिए आपके लिए लाए हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो दोबारा तो गलत नहीं होना चाहिए। गिरिनगर या गिरनार वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, एक तो अशोक का है और रुद्र दमन का है, उनका अभिलेख है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, एक सुदर्शन झील है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सौराष्ट्र में बनाई गई थी। सबसे पहले किसके टाइम बनाई गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था। फिर अशोक के टाइम भी उसका जो गवर्नर था तुषास्प, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया।
फिर और खंडित हो गई तो जो शक शासक था रुद्रदमन, उन्होंने भी अपने सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख को कहकर इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर और खंडित हो गई तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त, यानी ये चारों राजा इस सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जो प्रांतीय शासक है प्रणदत्त, उनसे कहलवाकर ये उसका पुत्र था चक्रपालित मरम्मत करवाई। ठीक है, अशोक का यहाँ से क्या मिला है, अभिलेख मिला है। ये जो शक शासक है रुद्रदमन, उससे भी यहाँ पर गिरनार अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख जिसको बोलते हैं, जो पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने वर्णन भी कर दिया। रुद्रदमन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित है। उज्जैन के शक महाक्षत्रप, ये संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, 2री शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख चंपूशैली, चंपूशैली मतलब गद्य और पद्य में जो मिश्रित होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का भी एक साथ उल्लेख मिलता है, और 6 प्रकार के करुण का यहाँ उल्लेख मिलता है। देखो करुण का, स्वयंवर प्रथा, विष्टि आया था 2019 में विष्टि। अब बात आती है थानेश्वर या स्थानेश्वर। ये देखो कुरुक्षेत्र है ना, वहाँ जो हरियाणा में आता है, ये हिंदू तीर्थ स्थल भी है, और यहाँ पर वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और मैंने टाइम पीरियड बताया था आपको, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राज किया था। ठीक है, अन्य अगर मैं इंपॉर्टेंट राजा बताऊं तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, कवि बाणभट्ट इसके दरबार में था, जिसने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी थी। यूपीएससी ने 2021 में भी पूछा है स्थानेश्वर के बारे में। अब और क्या लोगे आप प्रीवियस ईयर से, बताओ। हम तो ये करके जाते हैं और हमें यार बहुत फायदा होता है, मतलब क्योंकि डायरेक्ट जब क्वेश्चन मिलता है ना तो बहुत मजे आते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये हमारा 2020 वाला तो एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। आई होप आपको मजे आ रहे हैं, और मजे नहीं भी आ रहे हैं तो आपको ये तो जरूर लग रहा है कि हाँ यार प्रीवियस ये क्वेश्चन है ना, ये हमारी प्रीलिम्स की जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। हमने देखो इससे बेनिफिट लिया है, इसीलिए हमने ये सीरीज हम लेके आए थे, समझ रहे हो ना। और भी मतलब सीरीज करवा रहे होंगे, लेकिन इस सीरीज को इस कस्टमाइज वे में लाने का रीज़न यही था कि आप लोगों को ये बेनिफिट दिया जा सके। और आपको लाइव हम बता रहे हैं, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो, कि है ना यार हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे टैकल किया था, समझ रहे हो। तो ठीक है, नए लेसन में मिलते हैं 2021 वाले क्वेश्चनों के साथ। ओके।